क्रीमिया पर हमले के बाद रूस का बड़ा एक्शन। खार्किव में ग्लाइडिंग बम से हमला। जी हां, फैब 3000 बम से हमले में भीषण तबाही। रूस के हमले में 1.2 टन बारूद का इस्तेमाल किया गया। तो यह भयानक हमला किया गया है फैब 3000 से, और इसमें जबरदस्त मात्रा में बारूद का इस्तेमाल किया गया है। भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस ने खार्किव में जिस फैब 3000 ग्लाइडर बम का इस्तेमाल किया वो कितना पावरफुल है। फैब 3000 बम 3 टन TNT से बना हुआ है। इसके विस्फोट से 230 मीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है, यानी इतने क्षेत्र में भी कुछ भी सलामत नहीं बचता। इसके स्प्लिंटर्स यानी छर्रों से 1230 मीटर इलाके में विनाश बरसने लगता है। इसके विस्फोट से 1 किलोमीटर के दायरे में इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती है। फैब 3000 एक प्रिसिजन स्ट्राइक गाइडेड बम है, यानी टारगेट पर सटीक हमला करता है। और रूस ने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन फरवरी 2024 में शुरू किया था। इस बम को Tu-22M3 बॉम्बर से लॉन्च किया जाता है। Tu-22M3 रूस का स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर है। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलेंगे उनके पास, बात करते हैं उनसे। मनीष, ये जो हमले हैं ये क्या संकेत है? इतने घातक हथियार का, इतने घातक बम का इस्तेमाल करना फैब 3000। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रूस इन हमलों को अंजाम दे रहा है, ये बात तो सच है कि खार्किव में अब रूस चाहता है कि एक बड़ी बढ़त ले, और उसके तहत आप कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के तौर पर F300 का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रूस अभी फिलहाल अमेरिका के प्रति इसलिए नाराजगी व्यक्त कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से ATACMS मिसाइल यूक्रेन को दिया और फिर उसका इस्तेमाल क्रीमिया में हुआ, और जिसमें जो वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया था वो क्लस्टर म्यूनिशन था, और जिसकी वजह से 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इसीलिए अमेरिका के खिलाफ आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि अमेरिका भी उतना ही कसूरवार है। यहां तक कि कल रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को भी तलब किया और उसे कहा कि हम बदले में कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि रूस की कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ होती है या फिर जो फैब 3000 बम जैसे बम का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह से वो यूक्रेन में और अधिक आक्रामक होते हैं। लेकिन बदले की कार्रवाई तो होगी, बस यूक्रेन पर या अमेरिका पर यह देखना है। यूक्रेन पर आक्रामकता की आप बात कर रहे हैं। बड़ी खबरें तो और भी है मनीष, जहां यूक्रेनी वॉर जोन में ही रूसी सेना के कहर को लेकर बड़ी खबर यह सामने आई कि कैसे BMP-3 टैंक से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और हमले में यूक्रेनी पोस्ट को कैसे निशाना बनाया गया, ये देखिए तस्वीर। और वहीं रूस के बेलगोरोड में यूक्रेनी ड्रोन से सनसनी। बेलगोरोड के ऊपर उड़ते दिखे ड्रोन। रूस ने ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। तो बेलगोरोड में यूक्रेन के ड्रोन उड़ते नजर आए। रूस ने दावा किया है कि इन ड्रोन्स को मार गिराया है। अवदिव्का में रूसी हमले में भीषण तबाही को लेकर भी खबर आई, जहां हमले के बाद कई सैन्य यूक्रेनी वाहन कैसे तबाह हुए, तस्वीर आपके सामने होगी। देखिए, रूसी सैनिक ने ये वीडियो भी बनाया। तो लगातार जारी हमलों के बीच यूक्रेनी सैनिक की तरफ से बनाई गई ये तस्वीरें आई हैं सामने, जहां देखिए किस तरीके से अवदिव्का की ये तस्वीर, जहां रूसी हमले में भीषण तबाही हुई है। हालांकि हमले के बाद कई सैन्य यूक्रेनी वाहन तबाह हुए हैं। और रूस यूक्रेन जंग के बाद अब बात मिडिल ईस्ट में टेंशन की। जी हां, गाजा में इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। नेतन्याहू का दावा खत्म होने की कगार पर गाजा युद्ध, यह भी उन्होंने दावा किया। हमास के सभी बड़े ठिकाने तबाह। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आई कि कैसे हिजबुल्ला पर बड़े हमले की तैयारी में IDF है। आपको बता दें, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भारी हथियारों की तैनाती को लेकर इनपुट है। एडवांस रॉकेट से हिजबुल्ला के ठिकानों पर वार किया जा सकता है।
और इजराइल ने गाजा के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विध्वंसक हमला करना शुरू कर दिया है। गाजा में हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह हो चुके हैं। हमास को डर है कि अब इजराइल कतर में भी उसके हेडक्वार्टर पर हमला कर सकता है। तो नए ठिकानों की तलाश में जिस तरीके से हमास है उसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और साथ ही गाजा वेस्ट बैंक में इजराइल ने ऑपरेशंस को रवि तेज भी करना शुरू कर दिया है। इजराइल के भीषण हमले से हमास डरा हुआ है। हमास को अपने सभी कमांडर्स के मारे जाने का डर भी सता रहा है। हालांकि हमास ने सभी नेताओं को सुरक्षित जगह जाने को तो कह दिया है। हमास हेडक्वार्टर कतर से इराक शिफ्ट करना चाहता है और इराकी संसद ने बगदाद में हेडक्वार्टर बनाने की मंजूरी भी दे दी है। हालांकि हमास ने हेडक्वार्टर शिफ्ट की खबर को खारिज जरूर कर दिया है, लेकिन मनीष, इन खबरों को खारिज करने के बावजूद हकीकत किस लिहाज से सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से ये टारगेट पर है, क्या वाकई अब इराक इनके लिए एक सेफ जोन माना जाए? देखिए, देखा जाए तो इस वक्त तो मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी उसके लिए सेफ जोन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि अगर हमास के लिए बहुत अधिक सुरक्षित जगह की तलाश भी करनी होगी तो ईरान या फिर लेबनान का इलाका थोड़ा बहुत अपेक्षाकृत सेफ हो सकता है। इजराइल की माने तो इजराइल का कहना यही है कि वो आसमान में हो, पाताल में हो, एक दिन इस्माइल हानिये या याह्या सिनवार को ढूंढ करके उसे मार देंगे। लेकिन 8 महीने की जंग में अभी फिलहाल इजराइल का दावा है कि उन्होंने लगभग आधे हमास को खत्म किया, यानी आधा हमास अभी भी सुरक्षित है और अगर वो सुरक्षित है तो वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा। फिलहाल इजराइल का फोकस अब हमास से, चूंकि हिजबुल्लाह में शिफ्ट होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमास के टॉप लीडरशिप के लिए एक जीवनदान ही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।